सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं। लेखक ने किस प्रकार से स्पष्ट किया है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की कोई गायिका हुई नहीं है। ठीक है, लोगों को शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का जो दृष्टिकोण भी एकदम उन्होंने ही बदला था। जो पहले शास्त्रीय संगीत की ओर अग्रसर थे लोग, वे भी इनके चित्रपट संगीत की ओर आए। पहले भी घर छोटे छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई जो देते हैं बच्चों के गाना वह उनमें अंतर दिखाई देता है। ठीक है, छोटे से छोटा बच्चा भी उस लय सुर ताल के साथ गा लेता है आज, और वो सभी देन लता मंगेशकर की ही हैं। क्या यह लता का जादू नहीं कहा जा सकता? तो इस प्रकार से हमने देखा कि पीछे लता मंगेशकर ने भारतीय गायिकाओं में अपना जो स्थान बनाया और उस स्थान को कोई आज तक छू भी नहीं सका, क्योंकि पहले की जो गायिका का जिक्र हुआ है नूरजहां, वे उससे भी आगे कहीं निकल गई है। ठीक है, इस पाठ में जो हम मूल रूप से देखेंगे बेटा, वो लता मंगेशकर को लेखक ने बेजोड़ बताया है, जिसके जोड़ का कोई न हो, जिसके बराबर कोई न हो, जिन्होंने उनको साधारण लोगों में भी प्रिय बना दिया। जो उनकी लोकप्रियता आज शिखर पर पहुंची है, इसका एक प्रमुख कारण जो लेखक ने बताया, उनके स्वरों की कोमलता, निर्मलता और मिठास। ऐसा कोई क्षेत्र उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा जिनमें सभी वर्ग के लोग एक समान आनंद की अनुभूति न करते हों। लेखक यह स्पष्ट करता है कि लता मंगेशकर की गायकी में संगीत को नई दिशा प्रदान की है और इसे सामान्य जनता के पहुंचाया है। ठीक है, तो ये पीछे आपने पढ़ा कि सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका, जो ध्वनि मुद्रिका शब्द यूज किया है स्वर लिपिका के बारे में, स्वर लिपि और शास्त्रीय गायकी, जो शास्त्र की में गाने वाले थे शास्त्रीय संगीत उनमें तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा इन दोनों में से। ठीक है, चाहे वो किसी भी ताल से गाया गया हो। जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। ठीक है, जो सबको आनंद विभोर कर दे। तो बेटा आज हम आगे पढ़ेंगे। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। गानपन का अर्थ कल भी आया था बेटा, जिसका अर्थ होता है जो आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे, आनंदित कर दे, झूमने के लिए मजबूर कर दे। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता, मुलायमता, कोमलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका जो नूरजहां की एक अच्छी गायिका थी, नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी। पार्श्व गायिका जो पर्दे के पीछे गाती है, नूरजहां पर्दे के पीछे गाने वाली एक उच्च कोटि की गायिका हुई है। लेकिन क्या कहा है कि लता मंगेशकर उनसे आगे निकल गई है। किस प्रकार से, इसमें संदेह नहीं कि वह एक अच्छी गायिका थी, तथापि फिर भी उसके गाने में एक मादक उतान दिखता था। ठीक है, मस्त करने वाला जो उत्साह था, उछाल था, वो दिखाई देता था। किसमें? नूरजहां में। और लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ठीक है, एक मादक करने वाला, एक मस्त करने वाला, ठीक है, वो दिखाई देता था नूरजहां की गायिका में, गायकी जो होती थी। लेकिन लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने
उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। संगीत की समझ रखने वाले, उसको समझने वाले, दूर तक देखने वाले, संगीत को जो दूर तक देख सकते थे, उनके स्वर की एक इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था, जितना उसका लाभ उठाना चाहिए था, वह उन संगीत दिग्दर्शकों ने नहीं उठाया भाई। ठीक है, मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, मुश्किल काम, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। अर्थात मैं उनके संगीत से इतना कुछ सीख जाता और उन्हें कुछ नया करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और कुछ न कुछ देने के लिए बाध्य कर देता। लेखक स्वयं कहता है कि यदि मैं संगीत को दूर तक समझने वाला होता, दूर तक देख सकने वाला होता, तो उन संगीत दिग्दर्शकों के बारे में कहा है जो उस समय के थे और उनकी निर्मलता का उपयोग उन्होंने नहीं किया। वे वहां तक नहीं पहुंच पाए, वे उतनी ऊंचाई तक नहीं जा पाए, उनसे वो फायदा नहीं उठा पाए, उनसे उनका लाभ नहीं ले पाए। लेकिन मैं होता, स्वयं के बारे में कहा कि यदि मैं होता तो हो सकता है मैं इसका जरूर फायदा उठाता और लता मंगेशकर को कुछ और भी आगे करने के लिए बाध्य कर देता। लता के गाने की एक और विशेषता क्या बताइए कि उसका नाद में उच्चारण। नाद में क्या होता है बेटा, जो गर्ज के साथ जिसका उच्चारण किया जाए। ठीक है, अंदर की ध्वनि बाहर निकले गर्ज के साथ, गूंज के साथ। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। दो शब्दों का जो बीच का अंतर होता है वो अपने स्वरों के द्वारा, राग के द्वारा बड़ी सुंदर रीति से वे भर देती हैं। और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते, मिलते मिलते, एक दूसरे में शामिल होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। अर्थात उनमें कहीं भिन्नता दिखाई नहीं देती, चाहे वो कैसे भी अंतर के शब्द हों, कैसे ही दूर के भेद के अलग अलग तरह के, चाहे उनमें कितना ही अंतर हो, लेकिन वे जब गाती हैं लता मंगेशकर, तो ऐसा मालूम होता है जैसे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे में शामिल हो जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ठीक है, हम नहीं मानते कि क्योंकि दोनों शब्द अलग अलग हों तो उन्हें मेल करना, उन्हें मिलाना, शामिल करना और उनमें फिर अंतर स्पष्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन लता के लिए यह सहज, आसान था और स्वाभाविक भी था। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त हुआ है। अर्थात उन्होंने करुण रस के गाने ज़्यादा गाए हैं, क्या ऐसा माना जाता है। पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती, मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे ये बात सहन नहीं होती। ठीक है, मेरा अपना मत है, उनका अपना मत है लेखक का कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है, क्योंकि करुण रस का जितना प्रयोग करना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, लेकिन औरों का मानना है कि उन्होंने जो करुण रस है वो प्रभावशाली बना करके व्यक्त किया है। लेकिन उस अभिव्यक्ति को जो लेखक है वो नहीं मानता। वो कहता है कि वो ठीक तरह से न्याय नहीं कर पाई करुण रस के साथ। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कृष्टता से गाए हैं। द्रुत लय जो होती है बेटा, 3 प्रकार की जो होती है। ठीक है, धीमी, मध्य और तेज। ठीक है, इन तीनों तरह के तालों का प्रयोग जो गाने में लता ने बड़ी उत्कृष्टता से, ठीक है, बड़ी उत्कृष्टता होते उत्सुकता से गाए हैं। ठीक है, कि इसके बजाय इसके, क्योंकि लता ने करुण रस के साथ साथ उतना न्याय नहीं किया। किसका मानना है लेखक का कि मुग्ध श्रृंगार की जो अभिव्यक्ति है, श्रृंगार रस की जो अभिव्यक्ति उन्होंने की है वो उन तीनों तालों में बड़ी ही उत्सुकता से की है। मेरी दृष्टि में उसके गायन में एक और कमी है।
तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है। हालांकि उन्हें कमी लगती है और उसमें वो मानते नहीं कि भी हो सकता है लता का दोष हो या किसी अन्य का। कितना है? संगीत दिग्दर्शक का दोष कितना है, अर्थात उन्हें संगीत की समझ रखने वाले, संगीत को समझने वाले, दूर से देखने वाले का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी, ऊंचे स्वरों का प्रयोग जो होता है उनमें रहता है। ऊंचे स्वर में उनके गाने गए हैं। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिलवाते हैं। अर्थात ऊंचाई में गाना, ऊंची आवाज़ में जब वो गाएंगे, ऊंचे स्वरों में जब उनका प्रयोग करेगी, तो वो मानता है कि बेकार में ही लोग जो हैं वो संगीत दिग्दर्शक हैं उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। चिल्वाते का मतलब है चिल्लाना, आवाज़ करना, अधिक ऊंची आवाज़ में उन्हें गाने के लिए बाध्य कर देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि भी संगीत का जो कुछ की समझ रखने वाले जो लोग हैं बेटा, जो दूर से देखने वाले लोग हैं, वे उसे ऊंची आवाज़ में गवाते हैं। और लेखक का मानना है कि वे ऊंची आवाज़ में गाना उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, अकारण ही, जिनका कोई कारण नहीं है, वे बेकार में ही उनसे वो इतनी ऊंची आवाज़ में गवाते हैं। तो यहाँ लेखक ने इसको उचित नहीं माना है। प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। कि लेखक है वो ये मानता है कि शास्त्रीय संगीत में जो लता है वो किस स्थान तक पहुंच पाई है। मेरे मत में यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है, मतलबहीन है। ठीक है, इसका कोई मतलब है ही नहीं। उसका कारण है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। लेखक का मानना है कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत में भी उन्होंने अच्छी आवाज़, सुर का प्रयोग किया है और यहाँ चित्रपट संगीत की ओर भी वे अग्रसर रही है, चित्रपट संगीत की ओर भी उनका रुझान रहा है। तो इन दोनों में तुलना करना लेखक कहता है कि संभव नहीं है। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। स्थायी भाव शास्त्रीय संगीत में क्या होता है? स्थायी भाव, गंभीरता, गंभीर स्थिति होती है, गंभीरता से गाया जाता है। वहीं जलदल्य जो कहा है, द्रुतलय, तेज जो आवाज़ है, और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। ठीक है, इसके अंदर तेज आवाज़ में और चंचलता, चपलता का मतलब चंचलता से संगीत गाया जाता है, मुख्य गुणधर्म है। देखना यहाँ दोनों में थोड़ा सा अंतर दिखाया है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता होती है बेटा, गंभीर भाव होते हैं उसमें। ठीक है, गंभीरता से गाया जाता है। और चित्रपट संगीत में तेज आवाज़ होती है, जिसको हम कहें कि भाई तेज आवाज़ में गाने जाने वाला कान फोड़ू जिसको हम कहें। और चंचलता होती है, चपलता होती चंचलता से जो गाया जाता है। ठीक है, जिसमें चंचलता हमें दिखाई दे, ये चित्रपट संगीत के गुणधर्म है। तो दोनों में अंतर यहाँ दिखाया है। पहले तो कहता है कि इनमें तुलना हो नहीं सकती। ठीक है, उनमें बराबरी नहीं हो सकती। ठीक है, कि शास्त्रीय संगीत हालांकि बड़ा होता है, गंभीर लिए भाव लिए होता है, लेकिन चित्रपट संगीत जो है बेटा वो तेज गति से भी गाया जाता है और उसमें चंचलता का भी भाव होते हैं। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, पहली अवस्था में ही वो गाया जाता है, जबकि शास्त्रीय संगीत का ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, फैलाव में। ठीक है, ऊंचाइयों तक। ठीक है, सुधरा हुआ, संवारा हुआ, जिसके अंदर कोई कमी न रह जाए, ऐसा रूप, ऐसा जो है रूप पाया जाता है किसमें? शास्त्रीय संगीत में। ठीक है, चित्रपट संगीत है वो बेटा, हम देखते हैं कि कई बार छोटे छोटे बच्चे भी गा लेते हैं, तो चित्रपट संगीत होता है, ऊंची आवाज़ में गाना। ठीक है, और जिसमें सुर, लय, ताल का कोई खास विशेष ध्यान नहीं लिया जाता है। तो इसमें, और जबकि शास्त्रीय संगीत में हमें तालों का पूरा ध्यान दिया जाता है और परिष्कृत रूप, सुधरा हुआ रूप जो हो वो प्रस्तुत किया जाता है। इसमें चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, चित्रपट संगीत में आधे तालों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सारे ताल नहीं आते हैं उसमें, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, जो जिस लय से गाया जाता है वो अलग होती है, आसान भी होती है इसमें चित्रपट संगीत में। ठीक है, यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, गीत भी होता है और ज़्यादा चोट भी नहीं लगती,
उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ज़्यादा दबाव नहीं होता है किसी प्रकार का भी गाते समय। सुलभता और लोच, स्वरों का जो बारीक मनोरंजन प्रयोग होता है, लोच का मतलब है स्वरों का बारीक मनोरंजक प्रयोग। ठीक है, लोच जिस प्रकार से एक शब्द यूज किया है बेटा, ये एक हम कहें कि एक हरियाणवी रूप में जिस प्रकार से हम भोजन पकाने से पहले आटे को गूंथते हैं और उसमें लोच लगाई जाती है बेटा। ठीक है, जो आसानी से हमें मिले और जिसके अंदर जो थोड़ा बहुत कमी रह जाती है बेटा, उसको हम लोच कहते हैं। ठीक है, जैसे भोजन बनाते समय जब आटा गूंथा जाता है तो उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। ठीक है, एक दूसरा आपस में जब जो हमारा चून होता है बेटा, आटा होता है, वो नहीं मिल पाता है, उसमें जो कमी रह जाती है तो उसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, लोच डाल देते हैं उसको। तो सुलभता और लोच को अगर स्थान दिया जाता है, अगर माने आगे का स्थान, प्रथम स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। जो चित्रपट संगीत गाता है उसको शास्त्रीय संगीत की ज्ञान होना जरूरी है, और वह लता के पास निसंशय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, उनके पास वो है। 3.5 मिनट के गाए हुए कौन सा संगीत है, चित्रपट संगीत के किसी गाने का और एक आध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। देखना बेटा कि यहाँ दिखाया कि जो हमारा चित्रपट संगीत है वो 3 या 3.5 मिनट में समाप्त होने वाला गाना है। ठीक है, 3 या 3.5 मिनट में ही हमें आनंद प्रदान कर देता है वो कौन, चित्रपट संगीत। और शास्त्रीय संगीत है वो 3 से 3.5 मिनट की महफिल में हमें आनंद प्राप्त देता है, आनंद प्रदान करता है। इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक, ठीक है, कला के रूप में भी, ठीक है, और आनंद के रूप में भी एक ही मूल्य है दोनों का। ठीक है, हमें कला भी दिखाते हैं, दोनों सिखाते हैं और आनंद भी देते हैं, दोनों का है, लेकिन इनका समय का अंतर दिखाइए। क्या आज का जो युवा पीढ़ी है, आज की जो पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं, वो क्या 3 या 3.5 मिनट का शास्त्रीय संगीत सुन सकते हैं जिससे वे आनंद प्राप्त कर सकें? लेकिन वो 3 या 3.5 मिनट कम समय में जो गायक में उन्हें आनंद प्राप्त होता है वो लंबे गायन में नहीं हो सकता। तो इसीलिए आज छोटे छोटे बच्चों की जुबां पे भी लता मंगेशकर की जो गायकी है वो चित्रपट संगीत की, वो सिर चढ़कर बोलती है। ऐसा मैं मानता हूँ क्योंकि लेखक ने ऐसा माना है। ठीक है, किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है। किसी उत्तम लेखक का, जो अच्छा लेखक होता है, उसका विस्तृत लेख, उसका बड़ा लेख जो होता है जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, उसको उजागर करता है, प्रकट करता है, उसमें कोई कमी न रह जाए, उस रूप को प्रकट करता है। तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित अच्छे लगने वाले का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख, कोई अच्छा लेख लिखे जीवन के रहस्यों को उजागर करने के लिए, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। कहने का मतलब है कि जो 3 या 3.5 मिनट में हमें आनंद मिलता था शास्त्रीय संगीत में, वो अब चित्रपट संगीत में हमें 3 या 3.5 मिनट में ही मिल जाता है। तो यही कहा है कि जो लेखक होता है, चाहे वो अच्छी तरह से किसी के जीवन के रहस्यों को प्रकट करने के लिए बड़े रूप में जाता था, लेकिन आज वो छोटे रूप में भी हमें जब सुंदर दिखाई दे और परिपूर्णता से प्रकट हुआ दिखाई दे, तो वो और भी अच्छी बात है। और वो हमें सीखा है लता मंगेशकर से। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आश्वासित किया जा सकता है। ठीक है ना बेटा, वही बात बता दी कि 3 घंटे में जो महफिल में रंग मिलता था, आनंद मिलता था, रस मिलता था, वो लता की 3 या 3.5 मिनट की जो स्वर लिपि है उसमें ही हमें मिल जाता है, हमें प्लावित कर देता है, आश्वासित कर देता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। किसका बेटा? लता मंगेशकर का एक एक गाना जो है वो कला से भरा हुआ है। तो बेटा इस प्रकार से
आप देख रहे हैं कि जो पहले समय में शास्त्रीय संगीत की 3-3.5 मिनट की जो गायकी थी उसमें हमें आनंद मिलता था, वो हमें अब 3-3.5 मिनट में ही प्राप्त होने लगा है। और ये सभी चीज़ें हमें कहाँ मिलती है? लता मंगेशकर की गायकी में। तो इस प्रकार से स्वर लय शब्दार्थ का यहाँ त्रिवेणी संगम होता है। उनका स्वर भी मधुर है, लय भी अच्छी है, ऊंची ताल में या निम्न ताल में गाती हैं, और शब्दों का अर्थ भी वे गहराई लिए हुए होते हैं। तो ये त्रिवेणी, स्वर लय और शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम कहा है लता मंगेशकर की गायकी को। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपने पढ़ा इस पाठ को। बेटा आगे हम इस आधार पे कल आपने 2 प्रश्न जब कॉपी में लिखे होंगे बेटा, आगे जो तीसरा प्रश्न है वो आप लिखेंगे रफ कॉपी में ही। लता ने करुण रस के गानों के साथ साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने में वे बड़ी उत्कृष्टता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है, आज जो आया था कि भाई शुरुआत में ही हमने पिछला दिखाया था कि करुण रस प्रभावशाली तो रहा, लेकिन उन्होंने करुण रस के साथ साथ इसका श्रृंगार परक जो गाने गाए हैं उनकी महत्ता ज़्यादा दिखाई देती है, जबकि लेखक मानता है कि उन्होंने दोनों ही रसों में अपने गाने को ऊंचाइयां प्रदान की हैं, दोनों ही रसों में उन्होंने गाने गाए हैं। तो आप कहाँ तक उस बात से सहमत हैं? ये प्रश्न बनता है आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर जो अगला है बेटा, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, फैला हुआ है, फैलाव लिए हुए, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट करना है बेटा आपने। संगीत का क्षेत्र जो हो फैला हुआ है, वहाँ अलक्षित, जिसे लक्ष्य न किया जा सके, ठीक है, जिसमें संशोधन न किया जा सके, कोई बदलाव न किया जा सके, जिसमें सुधार न किया जा सके, और जिसे दूर तक देखा न जा सके, ऐसा प्रांत बताया है संगीत का क्षेत्र है। ऐसा बड़ा प्रांत है, ऐसा बड़ा राज्य के रूप में है, वहाँ जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं, उस क्षेत्र को पाना चाहते हैं, उसमें खोज करना चाहते हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट करना बेटा। तो ये 2 प्रश्न केवल आप रफ कॉपी में ही लिखेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पीछे आज तक पढ़ाया समझाया है मैंने, उसको ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो ज़रूर कॉल कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ओके।